जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सौरभ सिविल एकेडमी पे 27 जून 2026 के करंट अफेयर्स में। यहाँ आपको जो भी करंट अफेयर्स पढ़ाए जाते हैं वो बाइलिंगुअल होते हैं। मीन्स चाहे वो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो, चाहे वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो, उन सभी के लिए एप्लीकेबल है। साथ ही साथ मैं यहाँ आपको 30 एमसीक्यू कराता हूँ। जो टॉपिक होती हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यू होते हैं। और ये एमसीक्यू जो है 3 टाइप्स के होते हैं। मीन्स असर्शन रीजन एमसीक्यू, कथन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, और साथ ही साथ अभिकथन और कारक वाले क्वेश्चन, मतलब असर्शन रीजन क्वेश्चन। इतने क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। साथ ही साथ चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दें, चाहे आप यूपीपीएससी मतलब उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम दें, चाहे आप कोई स्टेट पीसीएस दें, या आप एसएससी, रेलवे, या कोई भी भारत की प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हो जिसमें समसामयिकी मतलब करंट अफेयर्स आता हो, उसके लिए एप्लीकेबल है। मैं आपसे कहता हूँ कि आप पर डे इसका रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए, क्योंकि सेक्शन लेना है तो पेन उठाना पड़ेगा आपको और करंट अफेयर्स को स्ट्रेंथ देना ही पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। अभी अहमद री इलेक्टेड एज पीएम ऑफ इथोपिया। अभी अभी क्या है कि इथोपिया के प्रधानमंत्री जो पहले थे अभी अहमद जी, इनका जो है री इलेक्शन हो गया, मतलब री इलेक्ट हो गए, क्या हो गए हैं, दोबारा निर्वाचित हो गए हैं लगातार। ठीक। अच्छा, ये लगातार निर्वाचित हो गए हैं। ये किस पार्टी से? प्रॉस्पेरिटी पार्टी से। कौन सी पार्टी से? प्रॉस्पेरिटी पार्टी से। अच्छा, इसकी इथोपिया कैपिटल क्या है? अदिस अबाबा। ठीक है। चीजों को 360 आप पढ़िए, कैपिटल्स पढ़िए, वहां के इनके योगदान को पढ़िए। 360 डायमेंशन पढ़ेंगे तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाएंगे। तो इथोपिया के प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये कार्यकाल इनका 5 वर्ष है। कितने वर्ष का कार्यकाल है? 5 वर्ष का। अच्छा, इनको 2019 में नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था 2019 में। क्यों मिला था? क्योंकि जो बॉर्डर डिस्प्यूट था, किसके? इरिट्रिया, इरिट्रिया और इथोपिया के बीच जो बॉर्डर डिस्प्यूट था, इनको उन्होंने रिजॉल्व किया था। इसी रिजॉल्व करने के चलते इनको 2019 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था, पीस पुरस्कार मिला था। ठीक है। चलिए, तो इनकी कौन सी पार्टी? प्रॉस्पेरिटी पार्टी, और दोबारा ये रीइलेक्ट पीएम के रूप में हो गए। अभी अहमद हुआ रिसेंटली सिक्योर्ड सेकंड कंसेक्यूटिव टर्म एज पीएम, बिलोंग टू विच कंट्री? इथियोपिया। हाल ही में लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद का कार्यभार ग्रहण करने वाले अभी अहमद किस देश से है? इथियोपिया। Consider the following statement regarding Abiy Ahmed. He was awarded the Nobel Peace Prize in 2019 for resolving the border dispute with Eritrea. तो सही बात है, उन्होंने इरिट्रिया के साथ सीमा विवाद को सुलझाने के लिए 2019 में नोबेल शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया था। उचित बात है। ही बिलोंग टू प्रॉस्पेरिटी पार्टी एंड टेन्योर ऑफ 6 ईयर। देखिए इसी में चीजें गलत हो गई ना। कह रहा है कि टेन्योर 6 ईयर का नहीं, प्रॉस्पेरिटी पार्टी भी सही है, उसी को बिलोंग हुआ था कि टेन्योर इनका 6 साल का नहीं 5 साल का। कितने साल का है? 5 साल का। केवल एक सही, दूसरा क्या हो गया? गलत हो गया। अभी अहमद वॉज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 2019। अभी अहमद को 2019 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया था। क्योंकि बिकॉज आप, मैंने बताया है कि असर्शन रीजन सॉल्व करता था, बिकॉज लगा दे। बिकॉज ही सक्सेसफुल रिजॉल्व द लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन द इथोपिया एंड इरिट्रिया। तो सही बात है, उन्होंने इथोपिया और इरिट्रिया के बीच लंबे समय से चले विवाद को समझौतापूर्वक हल किया, इसलिए तुमको नोबेल पीस पुरस्कार मिला। तो इसलिए ए सही, आर्ट्स इसका क्या है? एक्सप्रेशन भी। देखिए अभी भी क्या क्या है, तो क्लास 9 की एनसीईआरटी है। ठीक। तो उस एनसीईआरटी में क्या है, जिसके बुक का नाम क्या है? अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोसाइटी एंड बियॉन्ड। तो इस किताब में क्या किया गया है? 1975 का आपातकाल का चैप्टर जो है जोड़ दिया गया है। मीन्स जो 25 जून 1975 में आपातकाल लगा था, उस समय आपातकाल लगाया किसने था? जो हमारे देश के उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति जी फखरुद्दीन अली अहमद जी ने क्या लगाया था? आपातकाल लगाया था। और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। तो इन्होंने क्या, फखरुद्दीन अली अहमद जी ने इंदिरा गांधी जी के कहने पे आपातकाल लगाया था। तो उसी आपातकाल के चैप्टर को, ये थर्ड इमरजेंसी थी हमारे देश की, जो किसके लिए है इमरजेंसी, किस कारण से लगी थी? इंटरनल डिस्टर्बेंस। मतलब इसका जो आधार था वो क्या था? इंटरनल डिस्टर्बेंस। आधार इसका ध्यान रखिएगा आप, इसका आधार क्या था? इंटरनल डिस्टर्बेंस। इसी आधार पे इमरजेंसी लगी थी। बाद में जब मोरारजी देसाई की सरकार आई थी तो उन्होंने ये प्रावधान को क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था। तो अभी अभी एनसीईआरटी ने इस चैप्टर को क्या है? इंक्लूड कर लिया है क्लास 9 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, जिस बुक का नाम है अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोसाइटी एंड बियॉन्ड। 25 जून से घोषित तीसरे आपातकाल को शामिल किया गया। अच्छा, ये खत्म कब हुआ था? 1977 में। क्या हुआ था? आपातकाल खत्म हो गया था। अच्छा, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। 1961 में एनसीईआरटी स्टैब्लिश हुआ था।
फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? नई दिल्ली में है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये डीम टू बी यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया था अभी हाल ही में। इसको क्या? डीम टू बी यूनिवर्सिटी। डीम यूनिवर्सिटी इसको क्या कर दिया था? बना दिया था। किसको? एनसीईआरटी को। तो इतनी चीजें आप याद रखिएगा। इन विच ईयर द एनसीईआरटी एस्टैब्लिश्ड? 1961। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब? इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, 1961 में। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। A chapter of 1975 emergency has been included in class 9 NCERT textbook name Understanding Indian Society and Beyond। बिल्कुल उचित बात है। कह रहा है क्लास 9 की एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक में अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोसाइटी एंड बियॉन्ड में 1975 के आपातकाल पर अध्याय शामिल किया गया। मतलब उचित बात है। द थर्ड इमरजेंसी इन इंडिया वाज प्रोक्लेम्ड ऑन 25 जून 1975 एंड एंडेड इन 1970। ये भी सही बात है। भारत में तीसरा आपातकाल 25 जून 1975 में घोषित किया गया और 1970 में समाप्त हुआ। तो क्या ए भी दोनों सही इसका है ना? तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी आपको। The NCERT has incorporated chapter on historical event like 1975 emergency in its revised school curriculum because NCERT is an autonomous organization established in 1961 to improve education quality। देखिए NCERT की स्थापना 1961 में हुई थी। ये एक स्वायत्त शासी बॉडी है, मतलब ऑटोनॉमस है, स्वायत्त शासी है। अच्छा, इसका काम क्या है? एजुकेशन ग्रुप करना। लेकिन इसीलिए इसमें चैप्टर शामिल कर लिया, ये तो नहीं है ना? ये सही है, लेकिन चैप्टर इसे शामिल कर दी तो इंक्लूड नहीं है ना, तो इसलिए ए आर दोनों सही, लेकिन इसका व्याख्या नहीं करता है। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। मतलब क्या कह रहा है कि अभी अभी एक दिवस मनाया गया है, मतलब कि ड्रग ट्रैफिकिंग को मतलब हटाने के लिए विभिन्न नशीली दवाओं के दुरुपयोग और प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी को समाप्त करने के उद्देश्य से एक दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 जून को। तो मतलब प्रतिवर्ष 26 जून को वैश्विक स्तर पर नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी को प्रतिबंधित करने के लिए, समाप्त करने के लिए दिवस मनाया जाता है 26 जून को। पहली बार कब मनाया गया? 1988। फर्स्ट टाइम कब मनाया गया? 1988। ऑन विच डे द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑब्जर्व एनुअली कब किया जाता है? 26 जून। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नशीली दवा दुरुपयोग और अवैध तस्करी निषेध दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 26 जून। Consider the following statement regarding the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. It is observed globally on 26 June to strength against drug abuse। बिल्कुल सही बात है। 26 जून को मनाया जाता है ड्रग ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट में। इट इज सेलिब्रेटेड फॉर फर्स्ट टाइम इन 2000। नहीं गलत हो गया ना, मैंने आपको अभी बताया कब सेलिब्रेट किया। 1998 में पहली बार सेलिब्रेट किया, 1988 में सेलिब्रेट किया गया पहली बार। दूसरा क्या हो गया? गलत हो गया। इसे संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव का पहली बार 2000 मनाया गया, नहीं 1988 में मनाया गया। तो क्या हो गया कि पहला सही, दूसरा क्या हो गया? गलत हो गया। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑब्जर्व 26 जून। वो सही बात है। अंतर्राष्ट्रीय नशीली दवा दुरुपयोग और तस्करी निषेध दिवस 26 जून को मनाया जाता है, सही बात है। इट मेजर गोल्स टू क्रिएट अवेयरनेस एंड प्रोहिबिट इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग अक्रॉस बॉर्डर। सही बात। इसका मुख्य उद्देश्य सीमा पर अवैध मादक द्रव्य पदार्थों तस्करी के प्रति जागरूकता पैदा करना, प्रतिबंध करना, इसलिए तो मनाया जाता है। दोनों सही हो गया आपका। मैं आपको देखिए सर्च इंजन बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। आप अपने सेल्फ अगर क्वेश्चन अराइज करेंगे ना, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे आपके। नेक्स्ट स्काइडो। स्काइडो क्या है? एक पेमेंट कंपनी है। ये कहाँ की पेमेंट कंपनी? स्काइडो ये बेंगलुरु की कंपनी। कहाँ की कंपनी है? ये बेंगलुरु की कंपनी है। बेंगलुरु की कौन सी कंपनी है? ये पेमेंट कंपनी है। तो अभी अभी क्या हुआ है कि इसको लाइसेंस मिल गया। क्या मिल गया है? इसको लाइसेंस मिल गया है। कहाँ पे लाइसेंस मिल गया है? मतलब इसको कनाडा में अपने फॉर्म खोलने का इसको लाइसेंस मिल गया है। मतलब जो कनाडा में फाइनेंशियल रिलेटेड जो भी ये पेमेंट वगैरह करेंगे, लोग यूज करेंगे, तो उसके लिए इसको लाइसेंस मिल कनाडा में। और ये भारत की पहली पेमेंट कंपनी है जो क्रॉस बॉर्डर में रजिस्ट्रेशन कराई है। लिखा नहीं है, देखिए इट अचीव द डिस्टिंक्शन ऑफ इन फर्स्ट कंपनी फ्रॉम इंडिया टू ओपन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कंपनी। द क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कंपनी का रजिस्ट्रेशन होने वाली ये भारत की प्रथम कंपनी। कौन सी? स्काइडो। बेंगलुरु बेस्ड है। Which Bengaluru based company recently became the Indian first firm to secure cross border payment? Skygo। हाल ही में कनाडा में क्रॉस बॉर्डर भुगतान पंजीकरण प्राप्त करने वाली बेंगलुरु स्थित पहली भारतीय कंपनी कौन सी? स्काइडो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्काइडो। इट इज अ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप बेस्ड मुंबई। गलत हो गया ना। ये मुंबई स्थित एक वित्तीय प्रौद्योगिकी स्टार्टअप है। गलत जवाब। इट इज फर्स्ट कंपनी ऑफ इंडिया टू गेट द क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कंपनी रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस इन कनाडा। ये अच्छी बात है। ये कनाडा में क्रॉस बॉर्डर भुगतान कंपनी पंजीकरण और लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम कंपनी। ये बात सही है।
तो क्या हो गया, पहला गलत हो गया, दूसरा सही हो गया। नेक्स्ट, स्काइडो एक्सपेंडेड इज फुटप्रिंट बाय सिक्योरिंग लाइसेंस इन कनाडा। बिल्कुल सही बात है, स्काइडो ने कनाडा में लाइसेंस प्राप्त करके अपनी वैश्विक उपस्थिति का विस्तार किया। बात तो सही है, क्यों? क्योंकि इस एम टू ईज फाइनेंशियल फ्लो इंडिया फर्स्ट रजिस्टर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एंटिटी करना। इसका उद्देश्य कनाडा में भारत की पहली पंजीकृत क्रॉस बॉर्डर भुगतान इकाई के रूप में वित्तीय प्रवाह को आसान बनाना। इसे तो किया है क्योंकि वित्तीय प्रवाह को कनाडा से, कनाडा में बहुत से भारतीय रहते हैं, आपको पता होगा, ठीक है, और वो भारतीय यहाँ पर पेमेंट भेजते हैं अपने घर परिवार को जो भी है, तो उसको आसान बनाने के लिए तो इसने ऐसा किया है। इसलिए ए सही, आर से इसमें क्या है व्याख्या। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अभी अभी क्या हुआ है कि 27वें देश के रूप में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में कौन इंक्लूड हुआ है? बांग्लादेश। कौन इंक्लूड हुआ है? बांग्लादेश। ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 27वां मेंबर बन गया है। अब हम बात करते हैं आईबीसीए, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है। इसकी स्थापना 2023 में हुई थी। कब हुई थी? 2023 में हुई थी, क्योंकि 1973 में क्या हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर चालू हुआ था। क्या चालू हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर। और 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर कितने वर्ष पूरे हो गए? 50 वर्ष पूरे हो गए। तो इसी के उपलक्ष्य में, 50 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में 2023 को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली है। और इसके पहले चेयरमैन है डॉक्टर भूपेंद्र यादव जी। भूपेंद्र यादव जी कौन है? ये भारत के पर्यावरण मंत्री है। क्या है? पर्यावरण मंत्री भी है। ये ध्यान रखिएगा, ये भारत के क्या है? पर्यावरण मंत्री डॉक्टर भूपेंद्र यादव जी। और ये आईबीसीए के क्या है? प्रथम चेयरमैन है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसका जो है पहला मेंबर, 27वां मेंबर कौन बन गया? इसका बांग्लादेश बन गया है। अच्छा, इसकी पहली समिट कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में हुई। कहाँ? पूरी नई दिल्ली में। इसकी थीम क्या थी? सेव बिग कैट, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इकोसिस्टम। ये ध्यान रखिएगा, इसकी जो थीम थी वो क्या थी? सेव बिग कैट, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इकोसिस्टम। और इसमें बिग कैट में कौन था? चीता, शेर, चीता, जगुआर, प्यूमा, लेपर्ड्स, हिम तेंदुआ, चीता, ठीक है, ये सब क्या है? ये के बिग कैट है, बड़ी बिल्ली। ये सब क्या है? बड़ी बिल्लियों में आते हैं। तो इनके संरक्षण के लिए क्या क्या है? सेव बिग कैट, बिग कैट बचाओ, मानवता बचाओ, पारिस्थितिकी तंत्र को बचाओ। चलिए, विच कंट्री रिसेंटली जॉइंड द आईबीसीए एज इज 27th मेंबर? बांग्लादेश। कौन सा देश हाल ही में आईबीसीए के 27वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? कौन? बांग्लादेश। Consider the following statement regarding the IBCA. It was established in 2023 to commemorate the 50 years of Project Tiger. बिल्कुल सही बात है। टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरा होने के लिए तो इसको मनाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। इट हेडक्वार्टर लोकेटेड इन न्यू दिल्ली एज फर्स्ट चेयरमैन डॉक्टर भूपेंद्र। तो ये भी सही, दोनों सही हो गया। इसके क्या कह रहा है? इसके मुख्यालय नई दिल्ली में है और प्रथम अध्यक्ष कौन? डॉक्टर भूपेंद्र यादव जी। तो दोनों सही हो गया इसका। आईबीसी वो लॉन्च टू प्रोटेक्ट मेजर बिग कैट स्पीशीज वर्ल्ड वाइड। बिल्कुल सही बात है। विश्व भर में प्रमुख बिग कैट प्रजातियों के संरक्षण के लिए आईबीसी की शुरुआत की गई। बात एकदम सही है। क्यों? क्योंकि बड़ी बिल्लियों में कौन होता था? अलायंस फोकस ऑन द 7 बिग कैट इंक्लूडिंग टाइगर, लॉयन, लिपर्ड। तो 7 तरह के बिग कैट, इसमें टाइगर, लॉयन, लिपर्ड भी शामिल है। इन्हीं के लिए ये बनाया गया। बात उसी तरह क्या है कि गठबंधन बाघ से, तेंदुआ, जगह से 7 बड़ी बिल्लियों पर केंद्रित करता था। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, ये भारत के क्या है? उपराष्ट्रपति है। ठीक, अच्छा, इन्होंने क्या है कि ये बुक लॉन्च की है, संस्कृति रत्न भंडार भावेर इर्बिटो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कौन सी किताब है? किताब है संस्कृति रत्न भंडार भावेर इर्बिटो। ठीक है, ये पुस्तक किसने लॉन्च की है? भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी, इनका नाम क्या है? सीपी राधाकृष्णन जी। अच्छा, ये बुक किस पर बेस है? ये बुक बेस है जो ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग होते हैं सर, फोक सॉन्ग होते हैं। कौन से फोक सॉन्ग? भवैया। सॉन्ग का नाम याद रखिएगा, भवैया लोकगीतों संबंधित ये किताब है। और भवैया लोकगीत कहाँ के हैं? ये असम और उसके आसपास के इलाके। मतलब ये जो आपका क्या कहते हैं, आप जाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है ना आपका, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो ये आपका ये असम का क्षेत्र है या जो भी क्षेत्र है असम के आसपास का, उन क्षेत्रों में ही क्या है कि इसको गाया जाता है। अच्छा, इस बुक में क्या दर्शाया गया है? इस बुक में जो ये जो भवैया लोकगीत है, इसका क्रमिक विकास को दर्शाया गया है। मतलब जिसका जैसे जैसे इसका क्रोनोलॉजिकल विकास, डेवलपमेंट हुआ है, उसको क्या है, इसको इसमें दर्शाया गया है। जो सीपी राधाकृष्णन बुक लॉन्च के संस्कृति रत्न भंडार, इसमें इसको क्या किया? पूरा दर्शाया गया है। नेक्स्ट, द बुक संस्कृति रत्न भंडार भाव्यो ट्रिब्यूट लॉन्च बाय सीपी राधाकृष्णन लेटर टू फॉल्क म्यूजिक ऑफ विच स्टेट? असम।
सीपी राधाकृष्णन द्वारा विमोचित पुस्तक संस्कृति रत्न भंडार भवाया इट्रिबिटो किस राज्य का लोकगीत से संबंधित है? असम। असम और उसके आसपास। Consider the following statement regarding the Bhavaya folk song that represent a significant folk song tradition primarily rooted in Assam and nearby. बिल्कुल उचित बात है। यह मुख्य रूप से असम और आसपास के क्षेत्रों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण लोकगीत परंपरा है। तो उचित बात है। The book documenting its chronological process was recently launched in New Delhi. हाँ, नई दिल्ली में लॉन्च है, ये भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में इसके क्रमिक विकास को दर्शाने वाली एक पुस्तक का विमोचन नई दिल्ली में किया गया है। बात एकदम उचित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया इसमें सही होगा। असम रीजन डॉक्यूमेंटिंग रीजनल आर्ट लाइफ भावेर फोंगसॉ हेल्प प्रिजर्व कल्चर हेरिटेज। बिल्कुल सही बात है। भावेर लोकगीत जैसी क्षेत्रीय कलाओं का दस्तावेजीकरण सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में मदद करता है। बिल्कुल मदद करता है जो हमारे कल्चर हेरिटेज है। क्यों? क्योंकि सांस्कृतिक भंडार भाव्या इट्रिबिटो का विमोचन इस लोक कला के क्रमिक इतिहास को प्रदर्शित करने के लिए किया गया। इसीलिए तो करता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्रमिक विकास दर्शाया गया। देखिए क्या है कि कह रहा है कि देखिए भावेर लोकगीत जैसे क्षेत्रीय कलाओं का दस्तावेजीकरण सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में मदद करता है। हम गीतों को क्या कहते हैं क्रमिक विकास से रख रहे हैं तो संरक्षित भी हो रही है और इसीलिए तो इस पुस्तक को लॉन्च किया गया ताकि सुरक्षित रह सके। इसीलिए क्या ये दोनों से इसका क्या है एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट अभी अभी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण नियुक्ति हुई है आईबी में। कहाँ पर हुई है? इंटेलिजेंस ब्यूरो में। महेश दीक्षित जी को अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो का। अच्छा ये महेश दीक्षित जी क्या है? ये एक आईपीएस ऑफिसर है। क्या है? एक इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर है। अच्छा और इनको डबल डायरेक्टर बनाया गया है किसको? आईबी का। इन्होंने किसको सक्सीड किया है? इन्होंने सक्सीड किया है तपन डेका जी। किसको सक्सीड किया है? तपन डेका जी। और ये चीज और याद रखिएगा कि तपन डेका जी आईबी के इतिहास में सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर वाले जो है आईबी चीफ रहे हैं। मतलब इनके पहले जो आईबी चीफ थे तपन डेका जी, ये लॉन्गेस्ट टेन्योर है इनका। ये ध्यान रखिएगा अब तक का जो टेन्योर है सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर है। सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? तपन डेका जी का। ये भी चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है तो ये क्या कर रही है कि आईबी किसके हैंडल करता है? ये इंटरनल सिक्योरिटी मतलब आंतरिक सुरक्षा को ये क्या करता है? देखता है। और इनको कितने साल के लिए अपॉइंट किया गया? 2 साल के लिए। ध्यान रखिएगा 2 साल के लिए महेश दीक्षित जी को आईबी में अपॉइंट किया गया है जो तपन डेका जी का स्थान लिए है। Who has been appointed as new IB chief replacing तपन डेका? महेश दीक्षित जी। तपन डेका के स्थान पर आईबी के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? महेश दीक्षित जी को। Consider the following regarding the IB appointment. महेश दीक्षित है अपॉइंटेड फॉर डायरेक्टर फॉर टेन्योर ऑफ 3 ईयर। देखिए बिल्कुल गलत। 2 साल के लिए किया गया है। यहाँ पर देखिए 3 वर्ष लिखा है, गलत हो गया। अच्छा अब क्या कह रहा है कि आईबी रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेज द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ नेशन। ये अच्छी बात है। कह रहा है कि आईबी का मुख्य रूप देश की आंतरिक सुरक्षा के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। ये एकदम उचित बात है। तो क्या हो गया? केवल दूसरा सही हो गया आपका। अच्छा द पोस्ट ऑफ आईबी डायरेक्टर हैज ए फिक्स्ड टेन्योर टू इंश्योर स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन। कह रहा है कि प्रशासनिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आईबी निदेशक पद के निश्चित कार्यकाल होता है। तो बिल्कुल सही बात है। क्या है कि स्टेबिलिटी तब रहेगी ना जिस मान लिया कार्यकाल फिक्स रखेंगे उनका, तभी तो कोई ऐसे वैसा पॉलिटिकल प्रेशर या कोई अदर प्रेशर नहीं आ पाएगा। इसे तो फिक्स रखते हैं और इसी तहत महेश दीक्षित जी को अपॉइंट किया गया है आईबी के पेड़ 2 साल। लेकिन इसीलिए महेश दीक्षित को अपॉइंट किया गया ये तो नहीं सही है। अपॉइंट किसी को भी किया जा सकता है जिसको सरकार समझती। तो इसलिए सही दोनों है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। ऑपरेशन अमिस्टार देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी अभी क्या हुआ आपने सुना होगा कि वेनेजुला एक देश है जहाँ के राष्ट्रपति को यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप जी द्वारा जो है क्या कर निकोलस मादुरो नाम था ना, इनको क्या कहते हैं अगवा कर लिया गया। अगवा करना ही कहेंगे, अगवा कर लिया गया था है ना। तो इसी वेनेजुला में क्या है कि भूकंप आया, काफी भयानक भूकंप आया जिसमें बहुत ज्यादा फैटिलिटी हुई है, बहुत ज्यादा मृत्यु हुई है। 7.2 से 7.5 के बीच का भूकंप आया था। जान माल का भारी नुकसान हुआ है, बहुत सी मतलब फैटिलिटी हुई है। अच्छा तो इसी को मतलब इसमें भारत अपना योगदान देने के लिए सहायता करने के लिए ही भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद लॉन्च किया। कौन सा ऑपरेशन? अमिस्ताद लॉन्च किया है। अच्छा अमिस्ताद का मतलब क्या होता है? ये स्पेनिश वर्ड है। अमिस्ताद इन स्पेनिश वर्ड एंड दिस मीनिंग इज फ्रेंडशिप, दोस्ती। मतलब भारत ने बोला कि ये वेनेजुला हमारा क्या है? एक दोस्त है। तो इसी के तहत भारत ने तो सहायता भेजी है। और C-17 विमान के तहत भारत की सेना हो गए, मेडिकल हेल्प हो गई, खाद्य सामग्री वगैरह ये सब लेके जहाज जाएगा और वहां के लोगों की क्या करेगा? हेल्प करेगा। तो ऑपरेशन का नाम याद रखिएगा। ऑपरेशन कौन सा?
अमिस्ताद। ऑपरेशन अमिस्ताद was launched by India to provide humanitarian assistance to which country? वेनेजुएला। भारत द्वारा ऑपरेशन अमिस्ताद किस देश को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था? वेनेजुएला के लिए। Consider the following statement regarding Operation Amistad. It was launched following a series of earthquakes in Venezuela measuring 7.2 to 7.5 Richter scale. बात उचित है। ये देखिए वेनेजुएला में डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है, बिल्डिंग्स वगैरह बहुत हाई है, तो वहां जब गिरेगा तो भूकंप ज्यादा, तो मतलब फैटिलिटी तो होगी होगी। अब मान लीजिए खाली रेत के मैदान में भूकंप आ जाए तो वहां पर हानि नहीं होगी ना, जहाँ जितना कंस्ट्रक्शन होगा हानि उतनी ज्यादा होगी। तो वेनेजुएला में रिक्टर पैमाने के 7.2 से 7.5 की तीव्रता के बाद भूकंप को शुरू किया गया था। बात बिल्कुल उचित है। इंडिया डिस्पैच एडवांस C-17 एयरक्राफ्ट कैरिंग रिलीफ सप्लाई टू अफेक्टेड एरिया। ये उचित बात ये भी है, भारत ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री ले जाने के लिए C-17 उन्नत विमान भेजे हैं। हमारी भारतीय सेना गई है, टीम उनकी पूरी। इंडियन नेम इन रिलीफ ऑपरेशन नेम वेनेजुएला ऑपरेशन अमिस्ताद। भारत ने वेनेजुएला में रिलीफ ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद चालू किया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अमिस्ताद का वर्ड दोस्ती होता है और भारत की उससे क्या है, बायलैटरल टाइज है। देखिए यही बोला है ना, अमिस्ताद स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ मित्रता है, जो द्विपक्षीय संबंधों का प्रतीक है। और भारत के संबंध अच्छे हैं, इसे तो भारत ने अमिस्ताद नाम का दिया है। दोनों सही हो गया। सोलनम पांडेई। अभी अभी क्या है, सोलनम पांडेई जो है एक एग प्लांट मिला है। एग प्लांट मतलब इसको बैंगन कहते हैं। एग प्लांट मतलब क्या होता है, बैगन, बैंगन होता है। तो अभी अभी एक जंगली बैगन की प्रजाति मिली जिसका नाम क्या है, सोलेनम पांडेई। क्या नाम है, सोलेनम पांडेई। ये खोजी गई है। कहाँ पर खोजी गई है, ये अंडमान द्वीप पर खोजी गई। कहाँ पर खोजी गई, अंडमान द्वीप पर खोजी गई है। और ये नारंगी रंग की है, मतलब कि जो सोलेनम पांडेई है ये नई बैंगन की प्रजाति है। जो नारंगी रंग का बैगन है जंगली बैगन है और ये अंडमान द्वीप पर खोजा गया है। Solanum pandei, which were recently in the news, is newly discovered species of the which of the following? Wild eggplant. हाल ही में खबरों में रहा सोलेनम पांडेई निम्नलिखित में किस की द्वारा एक खोजी गई प्रजाति है, जंगली बैंगन की। Consider the following statement regarding सोलेनम पांडेई. It is a new species discovered in Western Ghat. गलत जवाब, वेस्टर्न घाट में नहीं है। कहाँ पर, अंडमान है। और अंडमान निकोबार आपको पता है कि हमारा भारत देश है, प्यारा भारत। और अंडमान ये कहाँ है, हाँ ये आपके ईस्टर्न घाट है, ये आपके वेस्टर्न घाट है ना। तो गलत हो गया। इसकी प्रजाति की विशेषता इसके चमकीला नारंगी रंग का फल है। ये बात बिल्कुल सही है, इसका फल क्या नारंगी रंग का, ये तो इसकी पहचान। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड शो फ्लोरल एंडेमिज्म लीडिंग टू डिस्कवरी लाइक सोलेनम पांडेई। बिल्कुल सही बात है। क्या कह रहा है कि सोलेमन पांडेई अंडमान निकोबार द्वीप समूह कुछ पादप स्थानिकता प्रदर्शित करते हैं जिसमें सोलेनम पांडेई जैसी खोज होती है। बिल्कुल सही बात है। इसी तो क्या कहते हैं, डिस्कवरी वगैरह होती है क्योंकि यहाँ पे फ्लोरा वगैरह बहुत ज्यादा है ना। अच्छा, सोलेनम पांडेई जंगली बैगन की नई खोजी की प्रजाति, इसका विशेषता नारंगी रंग का फल है। बात बिल्कुल सही है। कोई और भी चीजें खोजी जा सकती थी ना, सोलेनम पांडेई खोज हुई है और भी चीजें खोज हो गई, लेकिन इसी क्या कहते हैं जो ये फ्लोरा है तो हाई फ्लोरा एंडेमिज्म है, मतलब जो पादप स्थलता ज्यादा है, इसलिए तो खाली जंगली बैगन इसलिए तो नहीं मिल गया ना, और भी कुछ मिल सकता था। इसे सही दोनों है लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। लास्ट टॉपिक टुडे, 16th सेंचुरी विजयनगर इंस्क्रिप्शन फाउंड। अभी अभी क्या हुआ है कि आंध्र प्रदेश में क्या मिले हैं, 16वीं शताब्दी। 16वीं शताब्दी मतलब क्या हुआ, देखिए 1501 से 1599 AD। इसका मतलब क्या हो गया, 16वीं शताब्दी। ये चीज ध्यान रखिए, सॉरी 1600। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे 16वीं शताब्दी। तो अभी अभी 16वीं शताब्दी के अभिलेख मिले हैं। कहाँ पर, शेषाचलम पर्वत है ना, जहां पर कौन देखा गया था, आपने देखा होगा ना, शेषाचलम के पर्वत में पुष्पा देखा गया, तो वही वाला शेषाचलम पर्वत। ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। और ये जो अभिलेख मिले हैं ये कब के हैं, 1554 AD के। कब के हैं, 1554 AD के ये क्या है, अभिलेख है। और 1554 में उस समय वहां पर राजा कौन था, वहां पे राजा जो था वो सदाशिव राय था। कौन था, राजा सदाशिव राय थे। ठीक। और कुल मिला के टोटल जो है 3 अभिलेख मिले हैं। कितने अभिलेख मिले हैं, 3 अभिलेख, मतलब 3 भाषाओं में मिले हैं, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में। किसमें मिले हैं, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में। और क्या कह रहा है कि इसमें एक शिव मंदिर के निर्माण का प्रमाण भी मिला है। मतलब इस अभिलेख में जो 3 भाषाओं में, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में, इसमें शिव मंदिर के निर्माण का प्रमाण भी मिला हुआ है, जो विजयनगर एम्पायर के सदाशिव राय के रेन में हुए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1 लाइनर क्वेश्चन।
16th century विजयनगर inscription dating back to 1554 AD recently discovered in which फॉरेस्ट एरिया शेषाचलम में। हाल ही में 1554 ईस्वी का 16वीं शताब्दी का विजयनगर का शिलालेख किस वन क्षेत्र में खोजा गया? शेषाचलम में। किसमें खोजा गया? ये शेषाचलम वन क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टेटमेंट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिसेंटली डिस्कवर्ड विजयनगर इंस्क्रिप्शन। दे वर फाउंड इन आंध्र प्रदेश, बिलोंग टू रेन ऑफ सदाशिव राय। बिल्कुल उचित बात है, सदाशिव राय के रेन में मिले हैं। अच्छा था। इंस्क्रिप्शन रिटन इन 3 लैंग्वेज, तमिल, तेलुगु एंड मलयालम। देखिए यही आप गड़बड़ करेंगे आप। 3 भाषा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ में मिला है ना, मलयालम में तो मिला नहीं। किसमें मिला है? कन्नड़ में मिला है। स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। आंध्र प्रदेश में पाया गया सदाशिव राय शासक थे, ये भी सही हो गया। केवल क्या हो गया? पहला सही हो गया। नेक्स्ट, द 1554 AD inscription throw light on religious architecture during the late विजयनगर एम्पायर। बिल्कुल सही बात है। जो लेट विजयनगर एम्पायर मतलब जो 1554 ईस्वी के बाद जो विजयनगर काल था उसके बारे में बताता है। उत्तर विजयनगर काल, ध्यान रखिए, उत्तर विजयनगर काल के बारे में बताता है। और इसमें शिव मंदिर के निर्माण की विशेष जानकारी भी मिलती है। मतलब क्यों निर्माण का चाहिए, क्या कह रहा है कि रिलीजियस आर्किटेक्चर की बात कर रहा है और शिव मंदिर मिला है, तो रिलीजियस आर्किटेक्चर भी हुआ ना शिव मंदिर। क्यों बात करता है रिलीजियस आर्किटेक्चर? क्योंकि शिव मंदिर मिला है। क्योंकि आज लगाइए हम, क्योंकि लगाइए ना, आपको तो आंसर मिल जाएगा। क्योंकि रिलीजियस आर्किटेक्चर की बात करता है, क्योंकि शिव मंदिर मिला है, तो क्या हो गया? इसका दोनों सही हो गया। ये तो इस तरह से हमने आज करंट अफेयर्स कंप्लीट किए। पीडीएफ इसको सौरभ एकेडमी पे आपको मिल जाएगी और ऐसे ही करंट अफेयर्स के जुड़े रहिए। और भी वीडियो लेक्चर्स भी आपको इसमें और अवेलेबल मिलेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं कल के लेक्चर्स में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।